In this video lecture, we are going to discuss enzyme regulation and catalysis mechanism. जैसा कि अब तक हमने एंजाइम की जो 3 वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें हमने एंजाइम काइनेटिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, एंजाइम इनहिबिशन, इसको लेके हमने डिटेल डिस्कशन आपसे किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम रेगुलेशन और कैटालिसिस मैकेनिज्म को लेके थोड़ी सी बातें करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन बातें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स के बेस पे अगर हम एंजाइम को देखें कि एंजाइम काइनेटिक्स जो है, 2 तरह की एंजाइम काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। वो एंजाइम जो माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं उनको हम माइकेलिस मेंटन एंजाइम कहते हैं, या शॉर्ट में उनको हम एमएम एंजाइम नाम भी दे सकते हैं। और जो एलोस्टेरिक एंजाइम है, जो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, उनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। अब माइकेलिस मेंटन जो है और एलोस्टेरिक जो एंजाइम है, इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। आप इजीली जो है काइनेटिक्स पैटर्न को देख के ये बता सकते हो कि ये काइनेटिक्स किस तरह की फॉलो हो रही है, अगर आपको ये 3-4 पॉइंट्स थोड़े से याद हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इट फॉलो एमएम इक्वेशन। तो ये जो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन है उसको ये फॉलो करेंगे। अब माइकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या है? माइकेलिस मेंटन जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर काइनेटिक्स आगे बढ़ रही है तो वो माइकेलिस मेंटन एंजाइम कहलाएंगे। अब माइकेलिस मेंटन इक्वेशन जो है आपको पता है, हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ। वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक्स हैं ये माइकेलिस मेंटन इक्वेशन कहलाती है। तो अगर कोई काइनेटिक्स इस इक्वेशन के हिसाब से जा रही है, इस फॉर्मूले के हिसाब से जा रही है, तो उसको माइकेलिस मेंटन एंजाइम कहेंगे। लेकिन कोई एंजाइम अगर माइकेलिस मेंटन की इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहेंगे। डू नॉट फॉलो एमएम इक्वेशन, मतलब माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को ये फॉलो नहीं करते। अब जब माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते तो किसी और इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाती है, वी मैक्स इंटू एस की पावर एन डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस की पावर एन। राइट। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एन है ये क्या है? तो एन को हम हिल कॉफिशिएंट कहते हैं, और इसके बारे में मैं बात भी करूंगा। हिल्स कॉफिशिएंट, राइट। तो अभी मैं एन के बारे में बात, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पे इक्वेशन जो है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हुई है और ये मॉडिफाई होके इस फॉर्म में आ गई है, v इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस की पावर एन डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस की पावर एन। माइकेलिस मेंटन एंजाइम जो है, यहाँ पे जब आप कर्व बनाते हो तो आपको जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलता है, और इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ बात भी कर ली है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आपको यहाँ मिलता है, राइट। तो रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोलिक ग्राफ है, इससे काइनेटिक्स को किस तरीके से स्टडी किया जाता है वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जबकि यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व नहीं मिलेगा, यहाँ सिग्मॉइड कर्व मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको कैसा कर्व मिलेगा? सिग्मॉइड ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। यहाँ पे जो है किसी भी तरीके की कॉपरेटिविटी आपको नहीं मिलेगी, नो कॉपरेटिविटी प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ कोई कॉपरेटिविटी आपको नहीं मिल रही है। कॉपरेटिविटी क्या है इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो नो कॉपरेटिविटी प्रेजेंट, जबकि यहाँ पे आपको कॉपरेटिविटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कॉपरेटिविटी यहाँ जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है,
उसके बाद भी कुछ डिफरेंस हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे अगर मैं काइनेटिक्स की रेट की बात करूँ तो ये फास्ट काइनेटिक्स है। मतलब जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है ये एक तरह की फास्ट काइनेटिक्स है, जबकि जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं इनकी जो काइनेटिक्स है ये स्लो काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, राइट। ठीक है। इसके अलावा जो माइकलिस मेंटन इक्वेशंस को जो फॉलो कर रहे हैं एंजाइम, वो सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। सैचुरेशन काइनेटिक्स पढ़ जाएंगे, ठीक है। अब सैचुरेशन काइनेटिक्स क्या है? सैचुरेशन काइनेटिक्स में ये होता है कि एक बार अगर एक्टिव साइट पूरी सैचुरेट हो गई तो उसके बाद वेलोसिटी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो नहीं बढ़ेगी। माइकलिस मेंटन जो एंजाइम्स होते हैं वो यूजुअली मल्टी सब यूनिट नहीं होते। अगर मल्टी सब यूनिट है भी तो वहाँ पे एक्टिव साइट यूजुअली एक ही होती है, कैटालिटिक साइट वहाँ एक ही होती है, क्योंकि एलोस्टेरिक एंजाइम्स में कैटालिटिक साइट जो है वो एक से ज़्यादा पाई जाती हैं और ये ऑलिगोमेरिक एंजाइम्स होते हैं। ये कुछ और डिफरेंस हैं इन दोनों एंजाइम्स में। तो ये तो हमने देखा कि भाई एंजाइम काइनेटिक जो है उसके बेस पे दो तरह की काइनेटिक्स हमें एंजाइम्स में मिलती हैं और उसमें क्या डिफरेंस है ये हमने जनरल आपके सामने यहाँ रखा। थोड़ा सा हम आगे आते हैं रेगुलेशन की। जो एंजाइम है सेल इसके रेगुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल करती है, इसको रेगुलेट कैसे करती है, क्योंकि ये बायोकैटालिस्ट हैं, इनको अनकंट्रोल तरीके से आप नहीं छोड़ सकते। तो रेगुलेशन किसी भी एंजाइम का दो लेवल पे होता है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये हर सेल में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये सेल स्पेसिफिक बातें हैं। तो एंजाइम रेगुलेशन को अगर मैं देखूं तो एंजाइम रेगुलेशन में क्या होता है कि ये चूँकि एंजाइम्स जो हैं 99% से ज़्यादा एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है डीएनए। इसका मतलब कि डीएनए जो है वो भी इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। अब कैसे करता है? तो पहला जो रेगुलेशन होता है वो होता है जीन रेगुलेशन, कि किसी प्रोटीन के सिंथेसिस को आप जीन लेवल पर रेगुलेट करते हो तो उसको हम जीन रेगुलेशन में पढ़ते हैं। और इसकी मैं बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि इसको हम जीन रेगुलेशन के अंतर्गत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ले कॉपेरॉन मॉडल और ये सब जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि किसी भी जीन की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे जीन रेगुलेशन में क्या होगा कि किसी भी जीन की एक्टिविटी को आप अगर कंट्रोल करते हो तो जीन जो है वो आगे चल के क्या बना रही है, प्रोटीन में बना रही है और ये प्रोटीन पर्टिकुलर किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको जीन लेवल पे किसी एंजाइम की एक्टिविटी को, मान लो कोई एंजाइम सेल में ज़रूरत नहीं है तो उसको सेल नहीं बनाएगी, इसका मतलब उस टाइम उसके जीन को सेल क्या करके रखेगी, ऑफ करके रखेगी। लेकिन जैसे ही सेल को ज़रूरत हुई तो सेल उस एंजाइम को बनाने लगेगी, इसका मतलब उस टाइम आपको उस ऑफ कंडीशन से उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑन कंडीशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये सारी घटनाएं जीन लेवल पे हो रही हैं और इसको हम जीन रेगुलेशन में डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं इनकी सब बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा। एक दूसरा होता है कैटालिसिस रेगुलेशन, कि भाई एंजाइम बन गया है अब उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना है। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो सेल जो है वो जीन रेगुलेशन जीन लेवल पे नहीं करेगी। यहाँ उस प्रोटीन के साथ सेल किसी तरीके का कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जो करेगी जिससे एंजाइम को रेगुलेट किया जा सके, राइट। अब जो एंजाइम्स हैं यहाँ पे उनको रेगुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो केमिकल मॉडिफिकेशन से वो होते हैं, राइट। बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो एलोस्टेरिक तरीके से होते हैं। तो जैसे इसमें एक जो रेगुलेशन है वो है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ठीक है। पहला जो रेगुलेशन है कि भाई एलोस्टेरिक तरीके से एंजाइम को रेगुलेट किया जाए, तो ये हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेशन। दूसरा है जैसे
केमिकल मॉडिफिकेशन, कि बहुत सारे एंजाइम्स को आप देखते होंगे, बहुत सारे एंजाइम जो हैं उनके साथ फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बाइंड हो जाता है, तब जो है वो एक्टिव हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन। प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन, राइट, कि एंजाइम जो हैं, बहुत सारे एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में जो है सिंथेसिस होते हैं और उनके एक्टिवेशन के लिए किसी प्रोटीन के किस पार्ट को वहाँ से हटाना पड़ता है, जैसे काइमोट्रिप्सिन है। तो काइमोट्रिप्सिन जो है वो इनएक्टिव स्टेज में बनता है और उसको अगर आपको एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है तो आपको जो है उसके कुछ पार्ट को प्रोटियोलाइसिस तरीके से वहाँ से हटाना पड़ेगा। इस तरीके के भी कुछ एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन से एक्टिव होते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट इनहिबिशन, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन से भी इनकी कैटालिसिस जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो एंड प्रोडक्ट, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। इसके अलावा जो है वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी एंजाइम जो हैं, तो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी कई बार जो है किसी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। तो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो एंजाइम की एक्टिविटी को नेगेटिवली रेगुलेट करेगी। इसके अलावा जो है जीन रेगुलेशन जो है वो हमने इधर देख ही लिया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को आप इन तरीकों से भी रेगुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कैटालिसिस रेगुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो पहला तरीका आप देख रहे हो एलोस्टेरिक रेगुलेशन, यहाँ पे एक टर्म आई है एलोस्टेरिक। तो अभी हम पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं और एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे किया जाता है, फिर हम डिफरेंट अदर कैटालिसिस रेगुलेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आगे हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेगुलेशन का टाइप, वो है यहाँ पे एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि एलोस्टेरिक साइट क्या है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या हैं और एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, जैसे एक एंजाइम है, जैसे कोई भी एंजाइम आप ले लीजिए, उस एंजाइम में एक्टिव साइट तो होगी ही होगी, और ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मोटा ले लेता हूँ, ये एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जो है यहाँ बाइंड करता है। तो सबस्ट्रेट जहाँ बाइंड करता है वो एक्टिव साइट होती है, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। जो हमारा एंजाइम है ये एक्टिव साइट जैसे ही यहाँ बाइंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अलावा एक और साइट है, इस साइट को बोलते हैं हम एलोस्टेरिक साइट, और यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड करता है। ये जो इनहिबिटर है ये यहाँ पे बाइंड करता है, ये हो गया हमारा इनहिबिटर, और ये हमारा इस साइट पे बाइंड करेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा एंजाइम। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, वो तो है एक्टिव साइट। जैसे ये जो हमारा जोन है ये हमारा एक्टिव साइट है, क्योंकि यहाँ क्या बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी जो साइट है जहाँ इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी एलोस्टेरिक साइट। तो ये जो साइट है इसको मैं एलोस्टेरिक नाम दूंगा। तो एलोस्टेरिक साइट जो है वो जगह है जहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, यहाँ पे इनहिबिटर को मुझे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये एक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ा रहा है तो एक्टिवेटर कहलाएगा, और अगर ये घटा रहा है तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं इनहिबिटर कहूँगा। तो ये तो हो गई एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है वो कौन सी साइट हो गई, वो हो गई एक्टिव साइट। तो ये हो गई आपकी एक्टिव साइट।
तो एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जहां एलोस्टेरिक साइट पाई जाती है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें क्लियर होगी कि भाई एलोस्टेरिक एंजाइम, अब जहां भी एलोस्टेरिक साइट मिलेगी या जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं वो एलोस्टेरिक साइट को रखते हैं। तो एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स हैं इनके बारे में पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। तो देखिए एलोस्टेरिक एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये कि भाई ये जो हैं ऑलिगोमरिक होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो सब यूनिट हैं वो एक से ज़्यादा पाई जाती हैं और उनकी संख्या ऐसा देखा गया है कि 6 से 12 के बीच में नंबर ऑफ सब यूनिट बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। तो पहली बात तो ये कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं वो ऑलिगोमेरिक होते हैं और नंबर ऑफ सब यूनिट की संख्या वहाँ 6 से 12 के बीच में यूजुअली पाई जाती है। यहाँ पे जो सब यूनिट हैं ये दो तरह की सब यूनिट यहाँ पे पाई जाती हैं। पहली जो सब यूनिट है वो है कैटालिटिक सब यूनिट और दूसरी टाइप की जो सब यूनिट है वो है रेगुलेटरी सब यूनिट। तो नाम से ही क्लियर है कि जो सब यूनिट जो कैटालिटिक सब यूनिट और दूसरी क्या है रेगुलेटरी सब यूनिट, ठीक है। तो जो कैटालिटिक्स रेगुलेटरी और कैटालिटिक सब यूनिट, तो जो कैटालिटिक सब यूनिट है ये ऑब्वियसली रिएक्शन को कैटालिसिस करेगी और जो रेगुलेटरी सब यूनिट है वो, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ और इसको मैं आर नाम दे देता हूँ। तो अब इसको ऐसे समझिए कि राइट यहाँ तक आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई कैटालिटिक। दूसरी बात, बोथ सब यूनिट, ये दोनों ही सब यूनिट सिंथेसाइज फ्रॉम डिफरेंट जीन। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जीन से बने। यूजुअली जब ये सब यूनिट अलग अलग हैं तो सिंथेसाइज बाय डिफरेंट जीन, इनको एक जीन नहीं बनाता है, एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जीन इनको बनाते हैं। तो मतलब इनका जो जीन्स है हर सब यूनिट को बनाने का वो अलग अलग है। इसके अलावा एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं डू नॉट फॉलो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ये हमने पहले ही बता दिया था कि भाई ये जो है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। एमएम इक्वेशन जो अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। इसका अलावा ये कॉपरेटिविटी शो करते हैं। और मैंने जब ये बताया था कि भाई ये माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इनकी इक्वेशन क्या है, इनकी इक्वेशन हो जाती है वहाँ पे मॉडिफाई हो जाती है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, और वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाती है वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। ये वहाँ पे बन जाती है और इनके ऊपर पावर एन हो जाती है और एन जो है इसको यहाँ पे बोलते हैं हिल कॉफिशिएंट, ठीक है। एन को क्या बोलेंगे यहाँ हिल कॉफिशिएंट। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर रेगुलेटरी सब यूनिट नहीं है, मान लो यहाँ कैटालिटिक सब यूनिट ही है रेगुलेटरी नहीं है, तो इफ नो रेगुलेटरी सब यूनिट, तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि अगर यहाँ रेगुलेटरी सब यूनिट नहीं हो, तो इफ नो रेगुलेटरी सब यूनिट, तब जो कैटालिसिस सब यूनिट है वो कैसे बिहेव करेगी। तो अगर वहाँ नो रेगुलेटरी सब यूनिट है देन एलोस्टेरिक एंजाइम फॉलो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, फॉलो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये जो है रेगुलेटरी सबनेट वहाँ नहीं पाए जाए तो वहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो एमएम इक्वेशन को फॉलो करने लग जाएंगे। इसके अलावा एलोस्टेरिक जो एंजाइम होते हैं वो मोस्टली रेगुलेटरी नेचर के होते हैं और कॉपरेटिविटी शो करते हैं। तो मोस्टली जो है ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, रेगुलेटरी होते हैं। तो मोस्टली रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है। तो मोस्टली रेगुलेटरी एंजाइम एंड
शो कोऑपरेटिविटी, और ये क्या फॉलो करते हैं, कोऑपरेटिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स में पाई जाती हैं। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स है, वहाँ पे हमने बताया कि आपको दो सब यूनिट, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन हम करते हैं, सब यूनिट के बजाय इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलेगा, वो थ्योरेटिकली सही है, जो भी अब तक हमने बातें की हैं वो बिल्कुल सही है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो हैं, इसमें जैसे एक एलोस्टेरिक एंजाइम्स है, ये उसकी कैटालिसिस सब यूनिट है, और सपोज करो उसकी जो रेगुलेटरी सब यूनिट है वो थोड़ी सी ये है, तो ये हो गई रेगुलेटरी सब यूनिट, और ये कौन सी सब यूनिट हो गई, कैटालिसिस सब यूनिट। तो यहाँ पे क्या बाइंड करेगा, यहाँ कैटालिसिस सब यूनिट से बाइंड करता है सबस्ट्रेट, और रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करेगा रेगुलेटर। अब ये रेगुलेटर जो है ये रेट को प्लस भी कर सकता है और ये माइनस भी कर सकता है। रेट को अगर ये बढ़ाता है तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिवेटर, ठीक है। और अगर ये रेट को डाउन करता है तो इसको क्या कहेंगे हम, इनहिबिटर, ठीक है। तो ये तो रहा इनके बारे में, रेगुलेटर के बारे में। यहाँ पे मैं आर जो लिख रहा हूँ वो है रेगुलेटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आर जो है ये रेगुलेटर मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ जो आर है वो, अब ये देखिए ये सारी बातें जो मैंने की ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में बात की। अब मैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कैटालिसिस रेगुलेशन की बात कर रहा था, और कैटालिसिस रेगुलेशन में मैं ये बताऊंगा कि कैटालिसिस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो उसमें पहला जो हम रेगुलेशन टाइप पढ़ रहे थे वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स की बातें हम कर चुके हैं। अब ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, इस एलोस्टेरिक एंजाइम की ये जो रेगुलेटरी एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है रेगुलेटर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल अगर रेट को बढ़ा रहा है तो ये एक्टिवेटर कहलाएगा, और अगर ये कम कर रहा है तो इनहिबिटर कहलाएगा, ठीक है। ये तो रही ये, लेकिन बात ये है कि ये जो बाइंडिंग साइट है एलोस्टेरिक की, ये दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो जो रेगुलेटर सब यूनिट है, इसकी अगर हम बाइंडिंग एलोस्टेरिक साइट को देखें तो सबस्ट्रेट और रेगुलेटर मॉलिक्यूल दोनों सेम भी कई बार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर हमारी सब यूनिट है, इसके बेस पे हम दो तरीके की टर्मिनोलॉजी एलोस्टेरिक रेगुलेशन में देखते हैं। जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, यहाँ पे दो तरीके का रेगुलेशन आता है। पहला आता है होमोट्रॉपिक, ठीक है। तो होमोट्रॉपिक जो रेगुलेशन है, मतलब एलोस्टेरिक रेगुलेशन आगे चल के दो तरीके का है। पहला है होमोट्रॉपिक रेगुलेशन। तो होमोट्रॉपिक रेगुलेशन किसको कहते हैं, जब सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट इटसेल्फ एक्ट एज ए एक्टिवेटर, सबस्ट्रेट इटसेल्फ एक्ट एज एन इफेक्टर, मतलब जो रेगुलेटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है या रेगुलेटर, इसको इफेक्टर को मैं रेगुलेटर भी कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से भी बाइंड कर रहा है, और यही सबस्ट्रेट जो है आपका रेगुलेटर साइड से भी बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर सबस्ट्रेट ही दोनों साइड से बाइंड कर रहा है एलोस्टेरिक एंजाइम में, तो इस तरीके के रेगुलेशन को क्या कहेंगे, होमोट्रॉपिक रेगुलेशन कहते हैं। होमोट्रॉपिक जो रेगुलेशन है, इसमें ऐसा देखा गया है कि मोस्टली इस तरीके का रेगुलेशन जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन को शो करता है, मोस्टली पॉजिटिव रेगुलेशन। अब मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव रेगुलेशन, इसका मतलब कि जब भी कभी सबस्ट्रेट जो है
एक्टिव साइट के अलावा रेगुलेटर साइट से, एलोस्टेरिक साइट से भी बाइंड करेगा, तो वहाँ पे जो है ये जो साइट है ये है हमारी एलोस्टेरिक साइट। तो यहाँ पे भी अगर वो बाइंड करेगा तो वो मोस्टली पॉजिटिव रेगुलेशन को शो करता है। ठीक है। एक दूसरा रेगुलेशन होता है जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन, वो इसका जस्ट उल्टा है, हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन। अब हमेशा जो है वो सबस्टेट जो है वो दोनों जगह बाइंड करे ये जरूरी नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा होता भी नहीं है कि जो सबस्टेट है वो यहाँ पे बाइंड करे एलोस्टेरिक साइट पे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है जिसको मैं आर नाम दे रहा हूँ वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है, और वो सबस्टेट नहीं है, वो मतलब कुछ और है। तो अगर सबस्टेट जो है और रेगुलेटर मॉलिक्यूल या इफेक्टर मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, तो वहाँ पे उस तरीके के रेगुलेशन को मैं क्या नाम दूंगा, हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन। तो यहाँ पे आर मतलब जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल है, तो रेगुलेटर या इफेक्टर कुछ भी आप नाम यहाँ दे सकते हो, तो इफेक्टर एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। तो इफेक्टर एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूल सेम नहीं है, सबस्ट्रेट और इफेक्टर मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। यहाँ पे जो रेगुलेशन है ऐसा देखा गया है कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का रेगुलेशन मिलेगा। यहाँ चीज़ बढ़ भी सकती है और यहाँ घट भी सकती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेगुलेशन यहाँ देखे जाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन प्रेजेंट। तो यहाँ अगर हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन कहीं पाया जा रहा है तो वहाँ दोनों तरीके का रेगुलेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और मोस्टली जो रेगुलेशन होता है एलोस्टेरिक एंजाइम्स में वो हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन ही होता है। ठीक है। एंजाइम्स आगे हम मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इनके आगे। यहाँ मैं उनके एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर रहा कि होमोट्रॉपिक का क्या एग्जाम्पल है, हेटेरोट्रॉपिक का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है। तो यहाँ एलोस्टेरिक में आपने ये देखा कि जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल है, जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। और अगर वो सबस्टेट ही है जो दोनों जगह बाइंड कर रहा है तो उसको होमोट्रॉपिक रेगुलेशन कहेंगे। अगर सबस्टेट और इफेक्टर मॉलिक्यूल अलग अलग है तो उसको हम हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ पे जब हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन की बात करते हैं तो जो दो टर्मिनोलॉजी हैं इसी रेगुलेशन के अंदर, दो बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म्स आती हैं, उसको आपको समझना है। एक आता है फीडबैक इनहिबिशन। ये क्या है? ठीक है। तो जो फीडबैक इनहिबिशन है और फीड अप एक्टिवेशन, तो ये दोनों ही जो मैकेनिज्म हैं ये हम एलोस्टेरिक में पढ़ते हैं। तो फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है, और फीड अप एक्टिवेशन, ठीक है, फीड अप एक्टिवेशन। तो देखिए मैं जब एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो इफेक्टर मॉलिक्यूल अगर रेट को बढ़ा रहा है तो उसको हम एक्टिवेटर कह देते हैं, और अगर वो कम कर रहा है तो उसको मैं इन्वर्टर कह देता हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब वो रेट को बढ़ाएगा और जब वो घटाएगा तो उसी मैकेनिज्म से ये दोनों टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है, फीडबैक इनहिबिशन और फीड अप एक्टिवेशन। तो ये क्या है? ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर ही आती है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मान लो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जैसे एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है ए बी सी डी, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है ये है ई। ये जो ई है इसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? आगे बढ़ेगी। इसकी कंसंट्रेशन अगर किसी रेगुलेटरी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करे, नेगेटिवली ब्लॉक करे, राइट, नेगेटिव अगर मैं लगा रहा हूँ इसका मतलब वो इसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है, तो इस तरीके के इनहिबिशन को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। की एंड प्रोडक्ट जो है जब इन्वर्टर की तरह काम करता है और वो रेगुलेटरी एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरीके के इनहिबिशन को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन।
और ये एलोस्टेरिक ही है, मतलब इस तरीके का इनोवेशन जो है वो एलोस्टेरिक टाइप का ही रेगुलेशन जो है वो है। लेकिन यहाँ चूंकि जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल है वो एंड प्रोडक्ट है रिएक्शन का, इसीलिए यहाँ उसके लिए थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी फीडबैक इनोवेशन हमने यूज कर ली है। दूसरा जो है वो है एलोस्टेरिक टाइप का रेगुलेशन में ही हम देखते हैं फीड अप एक्टिवेशन। जैसे यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट जो है वो एक्यूमुलेट होने लगे, जैसे एक रिएक्शन है, रिएक्शन ये तो एग्जाम्पल 1। अब फीड अप एक्टिवेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। फीड अप एक्टिवेशन में जैसे कोई भी रिएक्शन आप देखिए, जैसे एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, और ये जो डब्ल्यू है ये आपका एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि एक्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक्स क्या है, आपका सबस्ट्रेट है। अब एक्स की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप क्या चाहोगे कि जल्दी से ये किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो आपका प्रोडक्ट जो है, जो भी स्टेप है या जो भी रेगुलेटर एंजाइम है जो इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहा है, ये सबस्ट्रेट उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अगर एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो इस अगर सबस्ट्रेट जो है वो किसी रेगुलेटर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है मेटाबॉलिक पाथवे में, तो उसको कहते हैं हम फीड अप एक्टिवेशन। तो ये दोनों ही मेटाबॉलिक पाथवे से जुड़े हुए हैं और एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर ही हम इसको पढ़ते हैं, फीडबैक इनहिबिशन और फीड अप एक्टिवेशन, ठीक है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में हमने देखा कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टी है। और एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो है उसमें दो टाइप देखे, होमोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अगर सबस्ट्रेट जो है वही इटसेल्फ रेगुलेटर का काम कर रहा है, फैक्टर का काम कर रहा है, तो उसको हम होमोट्रॉपिक रेगुलेशन कहते हैं। और अगर सबस्ट्रेट और रेगुलेटर मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो उसको हम हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन कहते हैं। फीडबैक इनहिबिशन और फीड अप एक्टिवेशन जो है वो यूजुअली इस तरीके का जो एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन में ही आता है। और इसको हम यूजुअली ये टर्मिनोलॉजी एंड प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट का अगर वहाँ रोल होता है तब ये यूज करते हैं। और मेटाबॉलिज्म में यूजुअली ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हम इन टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने जब आपसे रेगुलेशन की मैं बात कर रहा था, कैटालिसिस रेगुलेशन की, तो वहाँ पर जो दूसरा टाइप, जैसे एलोस्टेरिक तो हमने देख लिया, दूसरा जो टाइप था वो था केमिकल मॉडिफिकेशन। तो अब हम थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन को देखते हैं कि भाई केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है। तो कैटालिसिस रेगुलेशन में दूसरा जो है वो है केमिकल मॉडिफिकेशन। अब नाम से ही क्लियर है कि भाई यहाँ पे जरूर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो केमिकल जो रिएक्शन है वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रही है। तो आपने सेल सिग्नलिंग में या मेरे वीडियो लेक्चर कैंसर बायोलॉजी के अगर आपने देखे हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा फॉस्फोराइलेशन जो है, इस टाइप का केमिकल मॉडिफिकेशंस एंजाइम में बहुत कॉमन तरीके से सिग्नलिंग, सेल डिवीजन में जो पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम, उनमें बहुत ज़्यादा इस तरीके के केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो जैसे मान लो ये एक एंजाइम है, राइट, ये मान लो एक एंजाइम है हमारा, और ये एंजाइम के साथ कोई जो है इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको सेल ने इनएक्टिव स्टेज में डाल रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट आया तो इसका ज़रूरत महसूस हुआ सबस्ट्रेट आने पर, और सबस्ट्रेट आने पर सेल क्या करेगी, इसको एक्टिव करेगी। अब एक्टिव कैसे करेगी, तो कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल क्या करती है, इनके साथ कोई केमिकल ग्रुप लगा देती है, और केमिकल ग्रुप लगाने से वो जो है कंफर्मेशन चेंज होता है एंजाइम में। अब जैसे ये एंजाइम है, इसके साथ इन्होंने फॉस्फोराइलेशन कर दिया, इसका मतलब कि ये एंजाइम जो है फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही ऐड हुआ, फॉस्फोराइलेट हुआ, तो अब ये एक्टिव हो गया। तो अब फॉस्फेट ग्रुप ऐड कौन करता है, एंजाइम करेगा। तो जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं वो दो एंजाइम होते हैं, या तो फॉस्फोराइलेज, राइट, या काइनेज, ठीक है। दोनों ही जो एंजाइम, या तो फॉस्फोराइलेज वहाँ भाग लेगा या वहाँ पे काइनेज भाग लेगा। अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक डोनर है फॉस्फेट ग्रुप का तो काइनेज एंजाइम नाम आता है, और अगर इनऑर्गेनिक डोनर है तो फॉस्फोराइलेज नाम आता है।
और अगर आपको इसको वापस एक्टिव स्टेज से किस में कन्वर्ट करना है, इनएक्टिव में, तो वहाँ पे आप कौन सा एंजाइम भाग लेगा, फॉस्फेटेज। ये यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा और फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप को हटाएगा ये इनएक्टिव कंडीशन में पहुँच जाएगा। तो इस तरीके के केमिकल मॉडिफिकेशन जो हैं वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब केमिकल मॉडिफिकेशन में ही एक टाइप आ जाता है कि केमिकल मॉडिफिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि फॉस्फोराइलेशन ही, मिथाइलेशन भी हो जाता है, राइट, एडीपी राइबोसाइलेशन भी हो जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी यहाँ पे रोल प्ले कर जाते हैं। कैसे कि डाइसल्फाइड जो बॉन्ड हैं, जैसे खास तौर से इस तरीके का जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट वाला रेगुलेशन आप देखोगे, ये आप फोटोसिंथेसिस एंजाइम्स में देखोगे। जैसे फोटोसिंथेसिस जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे ये कोई एंजाइम है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड इस तरीके से बना हुआ है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जब ये बना हुआ है तो ये इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ जो माहौल है, जो मीडियम है, वो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, रिड्यूसिंग हुआ, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में टूट जाएंगे और टूटने से ये इस तरीके से थायल ग्रुप में आ जाते हैं। और सपोज करो जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटा तो प्रोटीन किस में आ गई, एक्टिव स्टेज में। और ये जब भी कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ही होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे केमिकल जो मॉडिफिकेशंस हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला जो एग्जांपल है, ये मोस्टली आपको फोटोसिंथेसिस जो एंजाइम्स हैं, रुबिस्को वगैरह के, अगर आप रेगुलेशन पढ़ोगे वहाँ पे ये आपको इस तरीके का रेगुलेशन मिलेगा। तीसरा जो रेगुलेशन है वो है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे एंजाइम जैसे होते हैं, जैसे काइमोट्रिप्सिन है। अगर मैं डाइजेस्टिव एंजाइम काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इनकी बात करूं, तो जैसे अगर मैं मान लो ट्रिप्सिन की ही बात करता हूं, तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव स्टेज में बनते हैं। सेल जब उनको बनाती है, तो यहाँ पे मुझे वैसे ट्रिप्सिन नहीं लिखना था, जब ये बनता है तो ट्रिप्सिनोजन कहलाता है। इसका मतलब ये इनएक्टिव स्टेज है इसकी। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं, सेल जब उनको बनाती है तो उनको इनएक्टिव स्टेज में बनाया जाता है। जैसे काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में बनता है, ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन के रूप में बनता है। तो ये एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। अब सेल जो है जब इसको आवश्यकता पड़ेगी तो इसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसकी जो एक्टिव फॉर्म है उसको कहते हैं हम ट्रिप्सिन। अब समस्या ये आती है कि भाई इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो ट्रिप्सिनोजन का कुछ प्रोटीन का पार्ट एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, सम पेप्टाइड पार्ट। और जैसे ही वो पेप्टाइड पार्ट वहाँ से रिमूव होगा, ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और वो एक्टिव फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिन है। तो इस तरीके का जो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज है वो यूजुअली डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, अब इस तरीके का जो है, एक तो जैसे ट्रिप्सिनोजन देखा, दूसरा जो आप एग्जांपल देखोगे, ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, हमारा जो ब्लड का क्लॉट बनता है, उनकी जो मैकेनिज्म है वो भी जो है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज पे ही डिपेंड है। मतलब वहाँ जो ब्लड फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू ही एक्टिव होते हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसका एक्टिवेशन जो है वो भी प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज प्रोसेस से ही होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, तो ये कुछ एग्जांपल हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ इसकी बात नहीं करूँगा, बस आप इतना ध्यान रखिए कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हुआ, ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हुए, इनका जो एक्टिवेशन है, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, इनका एक्टिवेशन प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू ही होता है।
अगला जो हमारा टाइप है वो है प्रोडक्ट इनहिबिशन। अब आप बोलोगे कि सर प्रोडक्ट जो है वो तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर भाई प्रोडक्ट जो है एंड प्रोडक्ट इनहिबिट कर रहा है, प्रोडक्ट इनहिबिशन, तो वो हम फीडबैक इनहिबिशन में पढ़ चुके हैं, तो अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए कोई भी जैसे रेट केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा जो जी है, डेल्टा जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट, राइट, प्लस एल एन के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है, वैसे तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन में हम ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लो प्रोडक्ट जो है सिस्टम में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ थर्मोडायनेमिक रूल्स हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स रूल्स के कारण भी अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है और वो सिस्टम से एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो वो के इक्विलिब्रियम को जो है वो थोड़ा सा चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा अगर प्रोडक्ट जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो उससे बहुत सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं वो चेंज होंगे और कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्ट का एंजाइम कैटालिसिस पे आएगा। बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर जो इनहिबिट हो जाते हैं, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसको भी हम थोड़ा देखते हैं कि भाई ये क्या है। देखिए यूजुअली जब हम सबस्ट्रेट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो आपने देखा हो, हमको अगर माइकलिस मेंटन के इक्वेशंस के हिसाब से हम ग्राफ बनाएं तो हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व मिलता है इस तरीके का, और हम इसको ऊपर एक सर्टेन टाइम के बाद कांस्टेंट कर देते हैं। ये मोस्टली केसेस में होता है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जहाँ पे जब आप इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ इनका कर्व बनाते हो तो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये तो हुआ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो रेट डाउन हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ तक तो चलो ये हाइपरबोलिक कर्व समझ में आता है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन इसकी व्याख्या करती है। मोस्टली जो काइनेटिक्स है वो यही मिलेगी आपको, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आपको वहाँ पे कुछ रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसमें डाउनफॉल दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में कुछ एंजाइम्स इनहिबिट क्यों हो रहे हैं। तो इसको जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि कुछ एंजाइम जो होते हैं इसमें दो तरह के एक्टिव साइट होती हैं, राइट, टू टाइप्स एक्टिव साइट। अब जो जो टू टाइप एक्टिव साइट हैं इनमें क्या डिफरेंस है कि एक एक्टिव साइट ऐसी होगी जिसके लिए Km वैल्यू जो है वो लो होगी, और एक एक्टिव साइट ऐसी होगी जिसके लिए Km वैल्यू क्या होगी, हाई Km होगी। ठीक है, तो जिनके लिए Km लो है उनके लिए एफिनिटी क्या होगा भाई, हाई होगा, और जिनके लिए Km हाई है इनके लिए एफिनिटी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, एफिनिटी यहाँ हो गई लो और यहाँ क्या हो जाएगी, हाई, एफिनिटी हाई। तो ये जो एफिनिटी हाई है ये ये जो हमारा यहाँ तक हमारी जो भी काइनेटिक्स हुई है ये लो Km वाली एक्टिव साइट के इन्वॉल्वमेंट से हुई है, लेकिन जैसे ही वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट से भी बाइंड कर ले लगता है, हाई Km वाली जो एक्टिव साइट है इससे भी बाइंड करने लगेगा, और जैसे ही इससे बाइंड करेगा इसका नेगेटिव रोल है, मतलब ये जो है
रेट को कम कर देती है और इसका रोल क्या है, पॉजिटिव रोल है, ये रेट को बढ़ा देती है। तो इसीलिए आपको कुछ माइकलिस मेंटन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व में आपको वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में कई बार एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो तरह की एक्टिव साइट आपको देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ये सारे एंजाइम्स में इस तरीके का नहीं होता, लेकिन कुछ एंजाइम्स में जहाँ वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर इनहिबिशन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है उसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि भाई जो है किस तरीके से एंजाइम कैटालिसिस जो है वो रेगुलेट हो रही है। हमने एंजाइम कैटालिसिस रेगुलेशन में एलोस्टेरिक रेगुलेशन देखा, केमिकल रेगुलेशन देखा, प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन जो क्लीवेज है उसके थ्रू किस तरीके से एक्टिवेट किया जा रहा है वो देखा, एंड प्रोडक्ट इनोवेशन की व्याख्या की, और हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे एंजाइम क्यों रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन कर देता है उसकी भी हमने यहाँ पे आपके सामने व्याख्या की। तो ये जो तरीके हैं ये कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म हैं जो एंजाइम रेगुलेशन को यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करती है कि एंजाइम जो है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं, खुद की एक्टिविटी को अगर प्रोटीन बन जा रही है तो वो कैसे रेगुलेट कर रही है। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो आगे बढ़ने से पहले यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, कोऑपरेटिविटी। ठीक है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी थी कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं वो कोऑपरेटिविटी शो करते हैं। तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि कोऑपरेटिविटी क्या होती है। तो कोऑपरेटिविटी को अगर हम देखें तो देखिए कोऑपरेटिविटी क्या है, अगर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट वन बाइंडिंग साइट मॉड्यूलेट द बाइंडिंग ऑफ अदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एट डिफरेंट साइट, ये इसकी कोऑपरेटिविटी की व्याख्या है। देखिए वैसे तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन से आपको भी ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, आई अंडरस्टैंड। आप इसको ऐसे समझिए, ये एक एंजाइम है, इसमें जो बाइंडिंग साइट है वो एक से ज़्यादा है। ये जो है ये बाइंडिंग एक्टिव साइट है। तो यहाँ पे मान लो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आया और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो इस एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। यहाँ पे 4 एक्टिव साइट है, ये 1 2 3 और ये एक्टिव साइट 4। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट जब बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद एक्टिव साइट 2 की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ा देता है। मतलब बढ़ा देता है का मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट 1 से बाइंड हुआ तो सपोज करो वहाँ पे जो बाइंडिंग कांस्टेंट था वो K था, K1, और जब सबस्ट्रेट जो है वो 2 से बाइंड हुआ तो हुआ K2, जब 3 से बाइंड हुआ तो बाइंडिंग कांस्टेंट था K3, और जब 4 से बाइंड हुआ तो बाइंडिंग कांस्टेंट था K4 सपोज करो। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब ये जो K1 था इसकी वैल्यू कम थी, मतलब इतनी तेजी से सबस्ट्रेट यहाँ एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक्टिव साइट 1 से सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो एक्टिव साइट 2 जो है वो थोड़ी और तेजी से सबस्ट्रेट से बाइंड कर रही है। एक्टिव साइट 2 जो है उसने एक्टिव साइट 3 को इस तरीके से चेंज किया कि एक्टिव साइट 3 सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट 1 और 2 दोनों की तुलना में और तेजी से बाइंड कर रही है, और एक्टिव साइट 4 जो है वो इस तरीके से बाइंड कर रही है कि एक्टिव साइट 1 2 और 3 से भी तेज तरीके रेट से वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सबस्ट्रेट की जैसे जैसे बाइंडिंग होती जा रही है आगे आने वाली एक्टिव साइट की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ती जा रही है। और जब हमने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये देखा K1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा पाई गई, K2 की वैल्यू फिर K3 की वैल्यू जो है वो तीसरे नंबर पे थी, और सबसे कम वैल्यू जो पाई गई वो किसकी पाई गई, K4 की। ये बाइंडिंग एफिनिटी है। तो अगर सारी एक्टिव साइट एक ही थी तो आइडियली जो है वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी, K1 K2 K3 और K4, ये चारों आइडियली जो है थ्योरेटिकली तो यही आनी चाहिए थी। थ्योरेटिकल वैल्यू तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे,
लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है वो आ क्या रही हैं, वो ये आ रही हैं। अब ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाइंडिंग साइट 1 है वो 2 की, बाइंडिंग साइट 2 की एफिनिटी बढ़ा रही है, बाइंडिंग साइट जो 2 है वो 3 की बढ़ा रही है, और बाइंडिंग साइट जो 3 है वो 4 की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ा रही है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉपरेटिविटी। और ये जो कॉपरेटिविटी है ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स में पाई जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई कॉपरेटिविटी को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी की दी जाती है। तो कॉपरेटिविटी जो थ्योरी है वो 2 हैं। अब देखिए क्या कहती हैं वो थ्योरी, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, ज़्यादा कुछ उनमें है नहीं। थ्योरी ऑफ कॉपरेटिविटी, तो थ्योरी ऑफ कॉपरेटिविटी में हमें यहाँ 2 थ्योरी पढ़नी है। पहली थ्योरी है वो है प्रोग्रेसिव मॉडल। ठीक है, प्रोग्रेसिव मॉडल। और जो दूसरी थ्योरी है वो है कंसर्टेड मॉडल। नाम से क्लियर है प्रोग्रेसिव। तो पहले हम प्रोग्रेसिव मॉडल को देखते हैं कि भाई प्रोग्रेसिव मॉडल किस तरीके से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो मॉडल हैं ये कॉपरेटिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, और किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोग्रेसिव मॉडल ये कहता है कि मान लो एक एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं और उसमें 4 बाइंडिंग साइट हैं, मान लिया। तो एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स हैं, ये जो मैं 4 कॉलम यूज कर रहा हूँ, ये एक्टिव साइट को दिखा रहा है। तो यहाँ पर 4 एक्टिव साइट होंगे, एक्टिव साइट 1, 2, 3 एंड 4। तो जब एलोस्टेरिक जो एंजाइम है इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो रहा है तो उस स्टेज को हम कहेंगे टी स्टेट। क्या कहेंगे? टी स्टेट, मतलब टेंस स्टेज, क्योंकि ये जो है बिना सबस्ट्रेट के टेंस है, परेशान है, इसकी जो कन्फर्मेशन है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको टी स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा, तो सबस्ट्रेट का जो पहला मॉलिक्यूल आया, तो फर्स्ट जो है वो सबस्ट्रेट जैसे ही यहाँ आया तो वो फर्स्ट बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा। तो फर्स्ट बाइंडिंग साइट से बाइंड करने पे जो है इस तरीके से, चलो फर्स्ट बाइंडिंग साइट से ये बाइंड कर गया। तो फर्स्ट जो बाइंडिंग साइट है उसे तो ये बाइंड कर गया, और फर्स्ट बाइंडिंग साइट ने फिर बाइंडिंग साइट 2 को कुछ इस तरीके से कंफर्मेशन चेंज इंड्यूस किया कि उसकी बाइंडिंग एफिनिटी अपकमिंग सबस्ट्रेट के लिए क्या हो गई? बढ़ गई। तो जो सेकंड सबस्ट्रेट है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बाइंडिंग साइट 1 ने क्या कर दिया? बढ़ा दी है, क्योंकि बाइंडिंग साइट 1 से अब सबस्ट्रेट बाइंड कर गया है। तो इस तरीके से 2 सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो चुके हैं। एक सबस्ट्रेट जो है बाइंडिंग साइट 1 पे और दूसरा बाइंडिंग साइट 2 पे, और इस तरीके से ये एक्टिव साइट 3 और 4 अभी भी खाली है। अब ये जो एक्टिव साइट 2 पे बाइंड हुआ है, इसने इसके पास वाली जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट 3, उसको जो है इस तरीके से वो किया कि अब यहाँ पे जो बाइंड करेगा थर्ड सबस्ट्रेट वो और तेजी से करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये प्रोग्रेसिव मॉडल या सीक्वेंशियल मॉडल भी इसको कहते हैं। ये बोलता है कि भाई जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो वो एक सीक्वेंशियल तरीके से बाइंड करता है, और बाइंडिंग साइट जो हैं वो एक साथ सबकी बाइंडिंग एफिनिटी सेम नहीं होती, चेंज नहीं होती, धीरे धीरे होती है। मतलब फर्स्ट बाइंडिंग साइट 2 को चेंज करेगा, 2 3 को करेगी, 3 4 को करेगी। तो एक सीक्वेंशियल मैनर में ये बाइंडिंग साइटें चेंज होती हैं, और जब बाइंडिंग साइट जितनी भी उसमें थी, एक्टिव साइट जितनी भी थी, उन सब से जब सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है तब उस प्रोटीन स्टेज या एंजाइम स्टेट को हम आर स्टेट कहते हैं, रिलैक्स स्टेज। इसका मतलब जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो वो रिलैक्स स्टेज, और जब सबस्ट्रेट नहीं है तो वो टेंस स्टेज कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब अनबाउंड फॉर्म, जो किसी भी प्रोटीन की जो अनबाउंड फॉर्म है वो कहलाएगी टी स्टेट। ठीक है, और उसकी जो बाउंड फॉर्म है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आर स्टेट। अब किसके साथ बाउंड फॉर्म?
सबस्टेट के साथ बाउंड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गई उसकी आर स्टेट। अब यहाँ पे जब इसका आप कर्व बनाओगे तो कोऑपरेटिविटी अगर कोई एलोस्टेरिक एंजाइम शो कर रहा है तो कर्व जो है वो सिग्मोइडल इस तरीके का आएगा, एस शेप जैसा। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन और ये हो गया आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये हम सारा जो है सिग्मोइड कर्व जो है अलग से एलोस्टेरिक उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे भी इसको हम पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव जो मॉडल है इसी को हम सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में प्रोग्रेसिव नाम नहीं लिखा होता, टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की हुई होती, वहाँ पर सीक्वेंशियल मॉडल टर्मिनोलॉजी यूज की हुई होती है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। जो दूसरा मॉडल है जो कोऑपरेटिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है वो है कंसर्टेड मॉडल। कंसर्टेड मॉडल क्या कहता है, ये बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि भाई इंटरमीडिएट जो स्टेज बन रही हैं प्रोग्रेसिव मॉडल में ये नहीं बनती। ये जो कंसर्टेड मॉडल है ये कहते हैं कि जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड होगा सारी की सारी एक्टिव साइट एक साथ चेंज होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है और एलोस्टेरिक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं है और इसमें 4 बाइंडिंग साइट है, 1 2 3 4। तो जब इसके साथ बाइंडिंग नहीं है सबस्ट्रेट की तो इसको क्या स्टेट कहेंगे, इसको हम कहेंगे टी स्टेट। तो ये कहता है कि इंटरमीडिएट स्टेज कुछ नहीं होती, मतलब जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट इमीडिएटली इसको किस स्टेज में डाल देगा, चेंज कर देगा, वो इसको आर स्टेट में चेंज कर देगा, ठीक है। तो आर स्टेट में जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो ये इस तरीके से आर स्टेट में चेंज हो गया। और अगर यहाँ से सबस्ट्रेट को हटाते हो तो ये वापस किस में चला जाएगा, टी स्टेट में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव मॉडल में आपने डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेज देख रहे थे, एक एक करके वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा था, जबकि कंसर्टेड मॉडल सीक्वेंशियल प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करता। कंसर्टेड मॉडल ये कहता है कि जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा इमीडिएटली जो है वो टी स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आर स्टेट में। जबकि प्रोग्रेसिव मॉडल में जो टी स्टेट है वो इमीडिएटली आर स्टेट में चेंज नहीं हुई है, वो आर स्टेट में डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेज में होते हुए आई है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है दोनों मॉडल्स में, सीक्वेंशियल मॉडल और कंसर्टेड मॉडल में, ठीक है। अब इन दोनों मॉडल्स में से वैज्ञानिक किसी भी मॉडल को फॉलो करें, दोनों ही कोऑपरेटिविटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कोऑपरेटिविटी है इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो कोऑपरेटिविटी को मैथमेटिकली जो है एक वैल्यू है जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं एलोस्टेरिक कांस्टेंट, ठीक है। तो एलोस्टेरिक कांस्टेंट, जैसे अगर इसको एल से शो किया जाता है, एलोस्टेरिक कांस्टेंट क्या है कि अगर मैं कोऑपरेटिविटी को मैथमेटिकली स्टडी करना चाहता हूँ, अब मैं उसको किस मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में एक्सप्लेन करूँगा, तो कोई तो मैथमेटिकल वैल्यू ऐसी चाहिए जिससे मैं कोऑपरेटिविटी को एक्सप्लेन कर सकूँ। उसी समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे दी, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक कांस्टेंट। और एलोस्टेरिक कांस्टेंट एल जो है वो होता है कि टेंस स्टेज, किसी भी प्रोटीन की जो या एंजाइम की जो टी स्टेज है वो कितनी है और डिवाइडेड बाई रिलैक्स स्टेज। इसका मतलब कि टी और आर स्टेज का जो रेशो है वही क्या है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टी बाई आर। टेंस स्टेज और रिलैक्स स्टेज का जो रेशो है उसी को आप क्या कहोगे, एलोस्टेरिक कांस्टेंट कहोगे। अब जो इक्विलिब्रियम है उसमें टेंस स्टेज भी होगी, रिलैक्स स्टेज भी होगी, तो उनका जो रेशो है वो एलोस्टेरिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे देगा। अब सपोज करो जो पॉजिटिव रेगुलेटर है, राइट, क्योंकि रेगुलेट कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल है तो वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब एंजाइम के लिए अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव रेगुलेटर है तो वो क्या करता है, कोऑपरेटिविटी को बढ़ाएगा। मान लो कोई पॉजिटिव मॉलिक्यूल है और वो पॉजिटिवली कोऑपरेटिविटी को रेगुलेट कर रहा है,
तो पॉजिटिव जो रेगुलेटर है वो जब कॉपरेटिविटी को बढ़ाएगा तो वो कौन सी स्टेज को बढ़ाएगा, रिलैक्स स्टेज को बढ़ाएगा, क्योंकि वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को बढ़ा रहा है, तो रिलैक्स स्टेज में ज़्यादा मिलेगी चीज़ें। और जब आपको आर की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी तो ओवरऑल एल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब पॉजिटिव जो रेगुलेटर होते हैं वो एलोस्टेरिक कांस्टेंट को डिक्रीज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। तो डिक्रीज एलोस्टेरिक कांस्टेंट, पहली चीज़ तो ये कि भाई एलोस्टेरिक जो कांस्टेंट हैं उनको ये डिक्रीज कर दे रहे हैं। और क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि आर स्टेज को बढ़ा रहे हैं और आर स्टेज नीचे आ रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ पे उसको आंसर भी देख सकते हो, क्योंकि आर स्टेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव रेगुलेटर जो है वो बाइंडिंग को बढ़ाएगा तो आर स्टेज बढ़ेगी, और आर स्टेज बढ़ेगी तो एल क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए पॉजिटिव जो रेगुलेटर होते हैं वो एलोस्टेरिक कांस्टेंट को कम कर देते हैं, तो एल जो है वो कम होगा अगर आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये केस कहाँ मिलता है, पॉजिटिव रेगुलेटर में। अगर नेगेटिव रेगुलेटर है तो भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई रेगुलेटर मॉलिक्यूल जो है बाइंडिंग को बढ़ाए, कम भी कर सकता है। तो नेगेटिव रेगुलेटर में क्या होगा, जैसे नेगेटिव रेगुलेटर है, नेगेटिव रेगुलेटर में वो बाइंडिंग को कम कर रहा है, और बाइंडिंग को कम कर रहा है इसका मतलब वो टी स्टेज को बढ़ा रहा है और आर स्टेज को कम कर रहा है। तो टी स्टेज जब बढ़ेगी तो एल जो वैल्यू है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेगेटिव जो रेगुलेटर होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं एलोस्टेरिक कांस्टेंट को, इंक्रीज एलोस्टेरिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है ये एलोस्टेरिक कांस्टेंट को क्या करेंगे, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज एलोस्टेरिक कांस्टेंट। अब क्यों इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रीजन यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि टी स्टेज को बढ़ाते हैं ये, क्योंकि बाइंडिंग को ये कम कर रहे हैं और बाइंडिंग कम होगी तो वो टी स्टेज इंक्रीज होगा, और टी स्टेज जब इंक्रीज होगा तो फाइनली जो है एल वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि टी स्टेज क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एलोस्टेरिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा था, क्योंकि ये कॉपरेटिविटी में ही हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमने एंजाइम रेगुलेशन को थोड़ा देखा, और एंजाइम रेगुलेशन में जो हमने एलोस्टेरिक रेगुलेशन देखा था वहाँ पे थोड़ा सा कॉपरेटिविटी एक टर्म आ रही थी, तो उसको भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगला जो वीडियो लेक्चर का सेगमेंट है वो है कैटालिसिस मैकेनिज्म, कि वही जो एंजाइम है वो जो कैटालिसिस कर रहे हैं वो क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से वो अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कोई मैकेनिज्म जो है, जब वैज्ञानिकों ने इस डायरेक्शन में देखा तो वैज्ञानिकों ने देखिए कोई जनरल मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि एक ही मैकेनिज्म सारे एग्जाम पे लागू हो, तो एंजाइम पे लागू हो। इसका मतलब ये जो कैटालिसिस मैकेनिज्म होती हैं ये एंजाइम स्पेसिफिक होती हैं। मतलब आप अगर किसी एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एंजाइम सिर्फ इसी टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करेगा, हो सकता है दूसरा एंजाइम दूसरी टाइप की मैकेनिज्म फॉलो कर ले। तो कैटालिसिस मैकेनिज्म एक ब्रॉड एरिया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली एक मैकेनिज्म आती है वो है कोवेलेंट कैटालिसिस, राइट, कोवेलेंट कैटालिसिस। अब कोवेलेंट कैटालिसिस क्या है, कोवेलेंट कैटालिसिस ये कहता है कि भाई कोई भी एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यूजुअली सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जो है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस रखते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझिए। इस एंजाइम की ये एक एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जो है वो आ रहा है। जैसे ये मान लो एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में दो पार्ट हैं S1 और S2, और ये पूरा एक ही सबस्ट्रेट है। ये एक्टिव साइट से बाइंड किया, ये हमारी एक्टिव साइट थी। एक्टिव साइट पे इस तरीके से कोई फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है। तो एक्टिव साइट से जब ये बाइंड किया तो इस तरीके से सिचुएशन हो गई। S1 और S2, ठीक है। अब जब ये इस तरीके से बाइंड कर गया तो जो S1 है उसका यहाँ पे बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है,
क्योंकि इस एक्टिव साइट के यहाँ पे जो इस जोन में जो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं वो इस बॉन्ड पे यहाँ अटैक करते हैं और इसको S1 को यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में निकाल देते हैं। तो छोटा सा एक प्रोडक्ट तो यहाँ से आपको मिल गया, इसको मैं बोला प्रोडक्ट P1, क्योंकि S1 थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ से निकलेगा। ये है हमारा एंजाइम, ये भी हमारा एंजाइम। अब जब सबस्ट्रेट जो बाइंड हुआ था कोवेलेंट तरीके से, उसका एक पार्ट जो प्रोडक्ट के रूप में निकल चुका है, तो कंडीशन अब कुछ इस तरीके की बन चुकी है कि जो एंजाइम है वो H2 के साथ ही बाइंड है, और ये जो है बॉन्ड यहाँ से जो टूटा है वहाँ से जो निकला है, अब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज होगा। ये इस बॉन्ड पे जब अटैक करेगा तो फाइनली एंजाइम जो है वो तो ऐसे जैसे रिएक्शन से पहले था वैसे ही मिल जाएगा, और जो H2 है ये पार्ट भी प्रोडक्ट P2 के रूप में निकल जाएगा। तो एक सबस्टेट, ये सबस्टेट था, एक ही सबस्टेट के दो हिस्से में प्रोडक्ट P1 जो है और P2 जो है उसके रूप में इस तरीके से निकल गया। तो कोवेलेंट कैटालिसिस मैकेनिज्म ये कहती है कि जो सबस्टेट है वो एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद सबस्टेट जो है नियर बाई जो एंजाइम की फंक्शनल ग्रुप के पास आ जाता है, और फंक्शनल ग्रुप एक्टिव साइट के आसपास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और एक्टिव साइट पे जो मौजूद फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सबस्टेट पे अटैक करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं, और सबस्टेट का एक पार्ट जो है प्रोडक्ट P1 के रूप में निकल जाएगा। अब बाकी जो पार्ट वहाँ जुड़ा हुआ है वो भी P2 प्रोडक्ट के रूप में वहाँ से निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म कहलाती है कोवेलेंट कैटालिसिस। बहुत ज़्यादा इनमें डिटेल नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, दूसरी जो मैकेनिज्म है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म। तो जो एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म है, एसिड बेस कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस कहती है कि भाई ये एक सबस्टेट है, इस सबस्टेट को एक ट्रांजिशन स्टेज में आना है, और जब ये ट्रांजिशन स्टेज में आएगा उसके बाद ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम इस तरीके से रिएक्शंस को आगे फॉलो करते हैं। ये जो ट्रांजिशन स्टेज है इसकी स्टेबिलिटी को अगर मैं बढ़ा दूं तो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो सबस्टेट और ट्रांजिशन स्टेज के बीच में जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती है। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता हूँ ट्रांजिशन स्टेज में सबस्टेट की स्टेबिलिटी को, तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, क्वेश्चन अब ये उठता है कि इसकी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी स्टेबिलिटी को कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेज है इस ट्रांजिशन स्टेज की स्टेबिलिटी को या तो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, या फिर इसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। अगर इसको प्रोटोनेट कर दिया जाए, इस ट्रांजिशन स्टेज को अगर प्रोटोनेट कर दिया जाए, अगर H+ कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा दी जाए, या फिर ये कहूँ मैं कि प्रोटोनेट कर दिया जाए ट्रांजिशन स्टेज, अब इस ट्रांजिशन स्टेज को मान लो प्रोटोनेट कर दिया है, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन कहते हैं कि इसके साथ प्रोटॉन आ गया। तो जब प्रोटॉन आएगा प्रोटोनेशन में क्या होता है, H+ ऐड होता है। तो जब प्रोटोनेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट का तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इस ट्रांजिशन स्टेज का डीप्रोटोनेशन होता है तो डीप्रोटोनेशन जो है इसमें H+ क्या होगा, रिमूव होगा। तो डीप्रोटोनेशन जो है इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर वहाँ से प्रोटॉन रिमूव होता है तो नेगेटिव चार्ज। तो ये थ्योरी ये कहती है कि अगर ट्रांजिशन स्टेज में प्रोटोनेशन हो रहा है या डीप्रोटोनेशन हो रहा है, और चार्ज प्रोवाइड करके, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, और
चार्ज प्रोवाइड करके ट्रांजिशन स्टेज की अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इस तरीके का कंसेप्ट एसिड बेस कैटालिसिस में यूज होता है। वहाँ सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट जैसे ही ट्रांजिशन स्टेज में आएगा उसकी एक्टिव साइट के आसपास इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या तो वो एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं, वो एक्टिव साइट को प्रोटोनेट कर देते हैं या डीप्रोटोनेट कर देते हैं, तो एक्टिव साइट पे चार्ज आ जाता है और वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होता है कि वो जो भी चार्ज है वो एक्टिव साइट की स्टेबिलिटी को या ट्रांजिशन स्टेज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। एसिड बेस कैटालिसिस ये बात करती है कि आप प्रोटोनेट या डिप्रोटोनेशन के थ्रू उसको चार्ज दीजिए, उसकी स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेज में बढ़ाइए तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे एंजाइम्स इस तरीके की कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कैटालिसिस मैकेनिज्म में। एक तीसरा जो अब एसिड बेस कैटालिसिस में मोस्टली जो एमिनो एसिड हैं जो रोल प्ले करते हैं वो जैसे लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ये वो एमिनो एसिड हैं जो किसी भी ट्रांजिशन स्टेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। अदरवाइज एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ये जो हैं ये नेगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्टीडीन है, हिस्टीडीन जो है इसका पीके जो है वो फिजियोलॉजिकल पीके के इक्वल है, उसके आसपास ही पाया जाता है, इसीलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर दोनों के रूप में काम कर सकता है, इसीलिए मोस्टली एक्टिव साइट पे हिस्टीडीन ही पाया जाता है। दूसरी जो मैकेनिज्म है, नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है वो है मेटल आयन कैटालिसिस। मेटल आयन कैटालिसिस, बहुत सारे एंजाइम्स आपने देखे होंगे जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए जो है बहुत सारी मेटल जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेटल आयन है वो जो है एंजाइम्स की स्टेबिलिटी को, वो एंजाइम, अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि मेटल आयन करता क्या है। मेटल क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट है जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया आपको, सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांजिशन स्टेज में आएगा, ट्रांजिशन स्टेज में जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन को भी बढ़ाएगा। तो मेटल्स क्या होते हैं, कई सारे मेटल जो हैं जिन एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी के लिए मेटल चाहिए वो ट्रांजिशन स्टेज में इनकी एक्टिविटी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और ट्रांजिशन स्टेज में स्टेबिलिटी को बढ़ाने के कारण जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाता है, और वो रिएक्शन जो है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। एक और है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालिसिस जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालिसिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालिसिस इसका मतलब यहाँ पर चार्ज इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इन्वॉल्व है इस तरह की कैटालिसिस। जैसे ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम में यहाँ ये एक्टिव साइट है, सपोज करो ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इस पर सपोज करो नेगेटिव चार्ज है। और मान लो कोई मॉलिक्यूल इस एक्टिव साइट में आया और उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, और उस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इन के बीच में अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस लगेंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस लगेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस हैं, ये जो मैं ये दूसरे कलर से बनाया हूँ, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या एंजाइम है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जो चार्ज था उसने सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप जो सरफेस पे फंक्शनल ग्रुप थे उनसे इंटरेक्ट हुआ, और वो अपोजिट चार्ज के फंक्शनल ग्रुप से इंटरेक्ट हुआ, तो अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से यहाँ पे जो है आगे की फर्दर जो है इलेक्ट्रॉनिक जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ और कैटालिसिस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब एक्टिव साइड जो है इनमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो होते हैं वो नॉन पोलर मीडियम में ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए एक्टिव साइट जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि एक्टिव साइट का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा मिलता है, तो मोस्टली एक्टिव साइट का जो एनवायरनमेंट होता है वो नॉन पोलर एनवायरनमेंट मिलता है।
क्योंकि नॉन पोलर एनवायरनमेंट के बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें हम नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शंस को डिस्कस डिटेल पढ़ना है तो आप आई बटन में जाके उसकी लिंक जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर से उसको पढ़ सकते हैं। कैटालिसिस जो है एक और यहाँ पे टाइप है कैटालिसिस मैकेनिज्म में ही, जो है कैटालिसिस थ्रू प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट, अब ये क्या है भाई? प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे एक एंजाइम है, इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर दो सबस्ट्रेट जुड़े, ये एंजाइम हो, इसकी सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट है वहाँ पर दो सबस्ट्रेट जुड़े S1 और S2। अब ये चाहे नॉन कोवैलेंट तरीके से जुड़े, कोवैलेंट तरीके से जुड़े हैं, उसमें हम नहीं पढ़ रहे। अब जब ये दोनों जुड़े तो पहले तो ये आसपास नहीं थे, लेकिन अब जब ये जुड़े तो S1 का जो फंक्शनल ग्रुप है, मान लो S1 का फंक्शनल ग्रुप है और इसका भी एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, ये जब सबस्ट्रेट यहाँ पे जुड़ते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप सपोज करो एक दूसरे के पास आ गए, और जब पास आ गए तो इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। और जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बना तो ये जो है S1 H2 के रूप में इस तरीके से एक नया प्रोडक्ट अब यहाँ पे बन गया, दोनों जुड़ गए और एंजाइम एंड ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन से बाहर निकल गया। ये हो गया एंजाइम, ये निकल गया बाहर। और ये जो है पहले S1 और H2 अलग अलग थे, S1 और H2 पहले अलग अलग थे, पहले इनके बीच में बॉन्ड नहीं था। ये जब एक्टिव साइट पे बाइंड हुए, एक्टिव साइट पे बाइंड होने से इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के पास आ गए, उनके बीच में बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने के बाद अब ये एक नए प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से निकल गए, प्रोडक्ट P, और एंजाइम फिर से अपनी उसी स्टेट में आ गया। तो यहाँ पर रिएक्शन क्यों हुई S1 और H2 के बीच में? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे और उनका फंक्शनल ग्रुप जो है और उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से था कि उनकी सरफेस पर पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के नज़दीक आ गए और उनके बीच में रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से अगर कहीं मैकेनिज्म हो रही है तो उसको हम प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये अब तक हमने थोड़ा सा एंजाइम रेगुलेशन और कैटालिसिस मैकेनिज्म की बातें की। एक छोटा सा एक टॉपिक होता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है सीरीन प्रोटीएज की। भाई ये सीरीन प्रोटीएज क्या होते हैं? देखिए बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिड बेस कैटालिसिस और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कैटालिसिस को फॉलो करते हैं, और वहाँ पे जैसे काइमोट्रिप्सिन है, राइट, जैसे इसके एग्जांपल देखें सीरीन प्रोटीएज के, तो जैसे ट्रिप्सिन है वो भी हमारा इसमें आ जाता है, उसके बाद काइमोट्रिप्सिन है वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के अलावा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज हुआ, ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये ना एंजाइम्स में क्या देखा गया कि भाई यहाँ पे 3 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनकी रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। वो कौन कौन से थे? सीरीन, राइट, एस्पार्टिक एसिड और हिस्टिडीन। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत पास पास पाए जा रहे हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन जब 3D फोल्डिंग होती है तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सीरीन, एस्पार्टिक एसिड और हिस्टिडीन सीरीन प्रोटीएज में ये तीनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं प्रोटीन फोल्डिंग के बाद, और ये एक क्लोजली रिलेटेड एक रिले इलेक्ट्रॉन रिले सिस्टम बनाते हैं। मतलब ये एक दूसरे के जब पास आ जाते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिले सिस्टम बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिले सिस्टम में जो है जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो सीरीन का होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वहाँ काम करता है। जैसे सीरीन में OH ग्रुप पाया जाता है, तो OH ग्रुप से जब प्रोटॉन निकल जाएगा
तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, O माइनस, और ये बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। तो जो सीरीन है, इसका सीरीन प्रोटीएज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और एस्पार्टिक एसिड और हिस्टिडीन सीरीन के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये तीनों एमिनो एसिड में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज सिस्टम बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज सिस्टम जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। रिएक्शन को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, और ये रिएक्शन इनिशिएट होने से पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक होगा और पेप्टाइड बॉन्ड वहां से रिमूव होगा। तो मैंने बताया था कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये कुछ इस तरीके के एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इनका कुछ पेप्टाइड पार्ट आपको क्लीव करना होता है इनके एक्टिवेशन के लिए। तो किस तरीके से सीरीन प्रोटीएज, वो प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स हैं जिनमें सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन जो है, वो तीनों जो हैं वो कैटालिसिस में रोल प्ले कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन रिले सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू ये तीनों पार्टिसिपेट करते हुए रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। और सीरीन प्रोटीएज का अगर एग्जांपल पूछा जाता है तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एसिटाइल कोलिनेस्टेज, इलास्टेज, राइट, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सीरीन प्रोटीएज कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ तक जो है हमने एंजाइम की जो कैटालिसिस मैकेनिज्म थी उसको देखा, एंजाइम रेगुलेशन को देखा, और हमने एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में बातें की, कोऑपरेटिविटी को समझा। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ तक 4 वीडियो लेक्चर्स में एंजाइम काइनेटिक्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर ये चारों वीडियो लेक्चर्स एंजाइम काइनेटिक्स के अगर आप फॉलो करते हैं तो एंजाइम काइनेटिक्स को लेके आपके छोटे से छोटे जो डाउट्स हैं वो भी यहाँ पे दूर हो जाएंगे, और इस कंपटीशन में CSIR हो, IIT JAM हो, या UG में किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, या MSc या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी तरीके का एंजाइम काइनेटिक्स से जो है चीज़ें पूछी गई हों, आप इजीली एड्रेस कर पाओगे। तो एंजाइम काइनेटिक्स को लेके मैं एक लास्ट वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें मैं एंजाइम काइनेटिक्स से जुड़े हुए न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट्स जो मैंने 4 वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है वो एंजाइम काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें आपको समझ